हेलो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, डेफिनेशंस की थी और सेलिएंट फीचर्स किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं। अब हमारा मतलब अब आपको एक बेसिक आउटलाइन क्लियर होगा कि सीआईआरपी क्या होता है, फाइनेंशियल डेट क्या होता है, फाइनेंशियल डेटर क्या होता है, आईपी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ वो जो 5 पिलर्स पढ़े थे हम लोग ने वो। तो अब हम लोग जा रहे हैं सीआईआरपी इनिशिएट करने। तो अब सबसे पहले सवाल है कि पर्सन हु कैन इनिशिएट सीआईआरपी। तो कौन कौन कर सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटा कमिट्स अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कितने का होना चाहिए? हाँ, 1 करोड़ का होना चाहिए। पहले 1 लाख था, अब 1 करोड़ है, तो आपको 1 करोड़ याद रखना है। कौन ये डिसाइड करता है? एमसीए करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उन्होंने पहले 1 लाख था, उसको अमेंड करके 2020 में 1 करोड़ कर दिया। तो अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट ऑफ 1 CR, a financial creditor, an operational creditor, or the corporate debtor itself may initiate CIRP। अब रेजोल्यूशन प्रोसेस का पूरा प्रोसीजर दिया होने वाला है। तो अब हम लोग प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड। तो सीआईआरपी अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट कर रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो सेक्शन 7 ऑफ द कोड में दिया हुआ है। A financial creditor, either by itself or jointly with any other financial creditor or any other person on behalf of the financial creditor, as may be notified by central government, may file an application for initiating CIRP against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default has been occurred। या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद, या फिर और भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के मतलब साथ मिलके सब लोग कर लें, या फिर कोई अदर पर्सन जिसको फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ में गवर्नमेंट ने मतलब अलाउ किया हो वो। तो ये लोग मिलके या अलग अलग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर बिफोर द एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी? एनसीईआरटी होगी अगर कंपनी और एलएलपी है। नहीं तो डीआरटी और डीआरएटी होगी अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म है। हाउएवर, with regard to financial debt in the form of securities, अगर financial debt in the form of securities or deposits in terms of the financial debt provide for appointment of a trustee or agent to act as an authorized representative for all the financial creditors, or a financial debt is owed to the class of creditor exceeding the number as may be specified other than the creditors covered under ये, an application for initiation of CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such creditor in the same class, or not less than 10% of the total number of such creditors in the same class, whichever is less। ये ऐसा है जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल डेट है जो कि इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो उस केस में जो भी एप्लीकेशन जाएगी, वो एप्लीकेशन में कम से कम शेल बी फाइल्ड जॉइंटली बाय नॉट लेस देन 100 ऑफ सच क्रेडिटर ऑफ द सेम क्लास। मतलब उस सेम क्लास से कम 100 लोग फाइल करें केस तभी होगा, या फिर नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास विच एवर इज लेस। मतलब दो कंडीशन है, मतलब कंडीशन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हो रही हो तो कर सकते हैं। या तो 100 मेंबर्स हो एटलीस्ट, या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द सेम क्लास। तो ये मतलब इसलिए होता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, और अगर एक भी इंसान आके सीआईआरपी फाइल कर दे तो मतलब ये तो कोई बात नहीं होती। जब इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि जब कुछ मतलब कुछ तो पोर्शन हो, कुछ तो सिग्निफिकेंट पोर्शन हो जिनको सच में हाँ इशू हो। क्योंकि एक दो लोग तो ऐसे नॉर्मली भी परेशान करने के लिए भी केस कर सकते हैं, तो वो नहीं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जब ज्यादा नंबर, तो कम से कम 100%, सॉरी 100 हो, या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स। In case of financial creditors who are allottees under a real estate project, an application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees, or not less than 10% of the total number of such allottees, whichever is less। तो ऐसा नहीं, मिनिमम 100 नहीं है। अगर कहीं पे जैसे 90 लोग हैं, 90 allottees हैं, तो उसमें से 10% 9, तो 100 या फिर 9, तो विच एवर इज लेस, यानी 9 लोग भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 100 नहीं है, किसी भी कंडीशन है कि या तो 100 क्रेटर्स हो, 100 अलॉटीज हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ मतलब 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज विच एवर इज लेस। तो दोनों केसेस में ऐसे ही है कि जो भी नंबर लेस होगा
उतने लोग सीआरपी के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि इन केस ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन केस ऑफ अलॉटीज अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तभी केस मतलब केस इनिशिएट कर सकते हैं अनलेस लाइक 100 मेंबर्स और 100 सिक्योरिटी होल्डर्स आर देयर या 100 क्रेडिटर्स आर देयर और 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स अलॉटीज आर देयर विच एवर इज लेस। अगर लेस है उतने, ठीक है, ये हो गया। हम्म। A default herein includes a default in respect of a financial debt owed not only to the applicant फाइनेंशियल क्रेडिटर बट टू एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब जरूरी नहीं कि जो फाइनेंशियल डेट है उस मतलब जो एप्लीकेंट है उसी का फाइनेंशियल डेट डिफॉल्ट किया हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि किसी और का डिफॉल्ट किया हो तब भी हम केस कर रहे हो। मतलब जैसे बहुत सारे कई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, एक कंपनी ने कई फाइनेंशियल क्रेडिटर से लोन ले रखा है, एक आईसीआई हो गई, एसबीआई हो गई, तो हम एसबीआई हैं, लेकिन उसने जो डिफॉल्ट किया वो आईसीआईसीआई वाले में किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका डिफॉल्ट कर दिया तो हमारा भी कर देंगे, तो हमने भी केस कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा ही डिफॉल्ट किया हो तभी हम केस करें, अगर दूसरे का भी किया तो भी हम कर सकते हैं। द फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अब जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी के पास तो उसको और चीजें भी कुछ फर्निश करनी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और सच रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट इज में बी स्पेसिफाइड। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करती थी? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, कोलेट करती थी, ऑथेंटिकेट करती थी और डिसेमिनेट करती थी। तो वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है या तो वो वहां से रिकॉर्ड लेकर आए फाइनेंशियल क्रिएटर, रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट जो भी डिफॉल्ट हुआ है, या फिर कोई और एविडेंस या प्रूफ लेकर आए कि हाँ ये डिफॉल्ट हुआ है। द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू एक्ट एज एन आईआरपी, किसी का नाम, एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, बाकी वो जो भी मतलब बोर्ड स्पेसिफाई करे। तो बेसिकली क्या क्या चाहिए एप्लीकेशन के साथ? रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड बाय रिकॉर्डेड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी या फिर और कोई एविडेंस, द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको वो आईआरपी प्रपोज कर रहे हो, और इसके अलावा और कोई अदर इन्फॉर्मेशन। ये एप्लीकेशन दे दी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, किसको दी? एनसीएलटी को दे दी, या फिर जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटी है उसको दे दी। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? विद इन 14 डेज, ये 14 डेज का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। Within 14 days of the receipt of the application, ascertain the existence of a default from the records of an information utility or on the basis of other evidence furnished by the financial creditor. If the state authority has not ascertained the existence of default and passed any such order or within such time, it shall record its reasons in writing for the same. अगर उसको लगता है कि हाँ डिफॉल्ट तो हुआ है, तो वो मतलब जो भी रिकॉर्ड मतलब जो भी प्रूफ है उसके बेसिस में तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी, मतलब सारी चीजें कंप्लीट हो तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कोई डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वैसा ऑर्डर पास कर देगी, और जो भी रीजन है वो उसको राइटिंग में देना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ मन पे नहीं होता कि हमें नहीं ठीक लग रहा था, नहीं, जो भी रीजन है आपको वो राइटिंग में देने पड़ते हैं। So where the adjudicating authority is satisfied that a default has occurred and the application under subsection 2 is complete. अगर adjudicating authority को लगता है कि जो भी एप्लीकेशन दी है फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वो सही है, डिफॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है, सारी इन्फॉर्मेशन है, और जो भी जिनका भी नाम उन्होंने प्रपोज किया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए उसके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो इट मे बाय ऑर्डर एडमिट सच एप्लीकेशन। तो वो एडमिट कर दी। मतलब दो कंडीशन होनी चाहिए, तो डिफॉल्ट हुआ हो, एप्लीकेशन कंप्लीट हो, उसके अलावा जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज किया उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही हो। इस केस में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज या तो डिफॉल्ट नहीं हुआ है, या फिर एप्लीकेशन नहीं कंप्लीट है, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो इट में रिजेक्ट एन एप्लीकेशन। हम लोग उस केस में एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा एप्लीकेंट को, और कुछ भी अगर दिक्कत है तो उसको टाइम देगा कि आप ये रेक्टिफाई करो विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। मतलब एप्लीकेंट के पास 7 दिन का टाइम होता है कि रेक्टिफाई कर लो जो भी करना है। और जिस दिन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उस दिन से सीआईआरपी प्रोसेस कमेंस हो जाता है। द एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर
and the corporate debtor within 7 days of admission or rejection of such application as the case may be. तो जो भी डिसीजन होगा, मतलब एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर को विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एप्लीकेशन के साथ साथ वो रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट देगा, उसके लिए कोई प्रूफ देगा, नेम ऑफ द आईआरपी देगा जिसको वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहता है, और इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन। जब एप्लीकेशन जाएगी एजुकेटिंग अथॉरिटीज के पास, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन 14 days, 14 दिन के अंदर अंदर या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। जो भी करेगी, सात मतलब जब भी करेगी एडमिशन या रिजेक्शन, उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्म करेगी फाइनेंशियल क्रेडिटर को और कॉर्पोरेट डेटर को। एक्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है और एप्लीकेशन कंप्लीट है और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ, तो एक्सेप्ट कर लेगी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करने के पहले 7 दिन का समय देगी, नोटिस देगी एप्लीकेंट को कि इसमें ये दिक्कत है, आप इसको ठीक करके लाइए। अगर वो ठीक करके लाते हैं और सब कुछ ठीक रहता है तो एक्सेप्ट कर भी सकती है, और नहीं ठीक लगता तो वो रिजेक्ट कर सकती है, और रीजन उसको राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट कर रही है, क्या वजह है। तो ये था इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड। ये था फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर। बेसिक सेम ही रहता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इधर फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर में। ऑपरेशनल क्रेडिटर नॉर्मली वो जो डे टू डे में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो अब ये अंडर सेक्शन 9 है, वो 7 था, ये 9 है, बीच में 8 मिस हुआ है, तो मतलब मिस नहीं हुआ, वो 8 में कुछ और है, तो वो क्या है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। An operational creditor may, on the occurrence of a default, deliver a demand notice of unpaid operational debtor, a copy of an invoice demanding payment of the amount involved in the default to the corporate debtor in such manner and such form as may be prescribed. ऑपरेशनल क्रेडिटर सबसे पहले तो क्या करेगा, डिफॉल्ट होता है आपके पास, आप एक डिमांड नोटिस देंगे कि इतना इतना अमाउंट हमारा डिफॉल्ट हो गया है या इतना हमारा अनपेड है, इसको आप प्लीज पे कराइए। ऐसा नोटिस हम लोग देंगे कॉर्पोरेट डेटर को, मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर देगा कॉर्पोरेट डेटर को। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ द डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ द इनवॉइस ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। जब नोटिस मिलेगा कॉर्पोरेट डेटर को, तो उसके विद इन 10 days, जैसे वो रिसीट हो जाएगा रिसीव हो जाएगा, उसके 10 days के अंदर अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर का ये काम है कि वो बताए या ब्रिंग मतलब नोटिस में उसके लाए कि एक तो या तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर हाँ अगर जैसे आपको सीआरपी इनिशिएट करना है तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अभी से डिस्प्यूट नहीं होता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कह रहा है कि नहीं इतना अमाउंट पे है, और कॉर्पोरेट डेटा कह रहा है नहीं ये तो है ही नहीं, हम तो सब पे कर चुके हैं। तो वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई और केस चल रहा है कुछ और चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सीआईआरपी तभी हो सकती है जब कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर डिस्प्यूट है तो वो फिर सीआईआरपी में नहीं जा सकता। जैसे अगर कोई सूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, उस केस में यू कैन नॉट गो फॉर सीआईआरपी। तो या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को बताए कॉर्पोरेटर की नहीं देयर इज अ डिस्प्यूट, या फिर कोई पेंडेंसी चल रही है, सूट चल रहा है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है इन रिलेशन टू दिस स्पेसिफिक नोटिस, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक, या फिर जो पेमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, उसका वो प्रूफ दे दे बाय सेंडिंग एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, या फिर अटेस्टेड कॉपी दैट द ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज इन कैश, ऐसे मतलब चेक दे दिया उसने इन कैश भी करा दिया। कुल मिला के उसको 10 दिन में मतलब ये बताना होता है कि या तो कोई डिस्प्यूट है, या फिर आपको पैसा दे दिया कि आपने इन कैश करा दिया, या फिर उसका प्रूफ की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में करा दी, मतलब ट्रांसफर करा है उसको प्रूफ देना होता है। A demand notice means a notice served by an operational creditor to the corporate debtor demanding payment of the operational debt in respect of which the default has occurred. तो डिमांड नोटिस यहीं पर मतलब ये उसका मीनिंग दिया हुआ है कि क्या है, तो वही है कि मतलब उसमें वो पैसा मांगता है जो भी उसका अनपेड है फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर। अब 10 दिन हो गए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस और इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट, इफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव पेमेंट, अगर उसको पेमेंट नहीं मिली या फिर उसको कोई डिस्प्यूट का नोटिस भी नहीं दिया, तब ऑपरेशनल क्रेडिटर मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी। तो 10 दिन का समय देना होता है, 10 दिन में अगर उसको कोई जवाब नहीं मिला
तो वो फिर सीआईआरपी इनिशिएट कर सकता है, लेकिन सीआईआरपी इनिशिएट करने से पहले उसको ये नोटिस भेजना जरूरी है कि पता चला सीधे ही तुम पहुंच गए सीआईआरपी इनिशिएट करने, एक बार बात तो करते या बताते कि हमारा इतना अमाउंट मतलब अनपेड है, तो हो सकता है वो लोग पे करते। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीआईआरपी पे चले जाएं, आपको पहले डिमांड नोटिस सर्व करना होता है, 10 दिन का इंतजार करना होता है। तब आपको कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता है या जवाब ही नहीं मिलता, तो आप आ सकते हैं सीआईआरपी इनिशिएट करने। ऑपरेशनल क्रेडिटर शेल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश, ये उसमें भी था फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती थी। ऑपरेशनल क्रिएटर को भी कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। वो क्या है? एक तो कॉपी ऑफ द इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रिएटर। तो ये यही है ऊपर वाला डिमांड नोटिस, कि आपने जो डिमांड नोटिस भेजा होगा उसकी कॉपी दीजिए पहले तो, कि आपने भेजा है या नहीं। उसके बाद एन एफिडेविट टू द इफेक्ट that there is no notice given by the corporate debtor relating to a dispute of the unpaid operational debt। एक एफिडेविट देता है ऑपरेशनल डेटर कि कॉर्पोरेट डेटर ने उसको कोई नोटिस नहीं दिया है रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट, रिलेटेड टू जो अनपेड ऑपरेशन डेट है, उससे रिलेटेड कोई नोटिस नहीं मिला उसे कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है। A copy of the certificate from the financial institutions maintaining accounts of the operational creditor confirming that there is no payment of an unpaid operational debt by the corporate debtor if available। ये बाकी के दोनों इफ अवेलेबल है, मतलब है तो है। तो इसमें क्या करना है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का जहाँ पे भी अकाउंट मेंटेन होता है उसका पूरा स्टेटमेंट देना है, दिखाते हुए कि देखो हमारे में ऑपरेशनल डेट मतलब जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है या जो भी हम कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला वो हमें सच में नहीं मिला, तो वो पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी वो अमाउंट नहीं है। तो एक कॉपी देनी है सर्टिफिकेट की फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो देगा ये सर्टिफिकेट, ऑपरेशनल क्रेडिटर का अकाउंट जिस पे है वो देगा ये सर्टिफिकेट कि जो भी अनपेड ऑपरेशनल डेट है ये इनको नहीं मिला है, ये इनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। अ कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद any with the information utility confirming that there is no payment of an unpaid operational debt by the corporate debtor if available। इसमें भी अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास भी वो प्रूफ है तो भी वो भी देना है। और उसके अलावा एनी अदर प्रूफ कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट, मतलब कुल मिलाकर हमको यही साबित करना है कि हमको पेमेंट नहीं मिला है, ना हमको पेमेंट मिला है और ना ही कोई नोटिस दिया कॉर्पोरेट डेटर ने रिलेटेड टू एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू अनपेड ऑपरेशन डेट जो भी हम कह रहे हैं, और इसके अलावा जो डिमांड नोटिस है वो। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें देनी होती है एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इन केस वी आर फाइलिंग फॉर सीआईआरपी। अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। इसमें भी सेम ही होता है कि इसके बाद एप्लीकेशन जाएगी मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, वो 14 दिन का समय लेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपको वही एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करेंगे 7 दिन के अंदर अंदर आपको बता देंगे। अब सेक्शन 10, initiation of CIRP by the corporate debtor itself under section 10 of the code। इससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने अंडर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 9 कॉर्पोरेट सॉरी ऑपरेशनल डेटर सॉरी ऑपरेशनल क्रेडिटर, और सेक्शन में 10 में इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। अब कंपनी खुद ही कह रही कि का रैम डिफॉल्ट हमसे नहीं हो पाएगा तो हमको सीआईआरपी में जाना है। तो इस केस में where a corporate debtor मतलब जो कंपनी खुद ही है, where a corporate debtor has committed a default, corporate applicant therefore may file an application for initiating CIRP with the executing authority। वो खुद ही कह रही है कि हमको डिफॉल्ट कर दिया हमने और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सीआईआरपी में जाना है। द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश, ये क्या फर्निश करेगी? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट और सच अदर डॉक्यूमेंट जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन, information related to the resolution proposed to be appointed as IRP, the SR passed by the shareholders of the corporate debtor or the resolution passed at least three-fourths of the total number of partners of the corporate debtor is the case will be approving the filing of the application। तो जाहिर सी बात है जब कंपनी खुद फाइल करेगी सीआईआरपी के लिए तो मेंबर्स की परमिशन लेना तो मतलब नहीं कर सकते आप ऐसे, तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और इन केस आप जैसे एलएलपी है तो एटलीस्ट थ्री-फोर्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर उनका कंसेंट लगेगा एज द केस में बी अप्रूविंग फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो अगर तुम मेजोरिटी आपको अलाउ करी 3/4
इन केस ऑफ LLP और इन केस ऑफ कंपनी, तो यू हैव टू डू, मतलब यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके अलावा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी होगी, और एक नाम देना होगा जिसे आप इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाह रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो ये था इंटीमेशन ऑफ CIP बाय कॉर्पोरेट डेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये अपने काम का नहीं है, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ IRP। क्योंकि बीच में जब कोविड के टाइम की बात है, ये शायद तभी का है कि उस समय अगर जैसे कोई फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ कोई भी मतलब एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP नहीं चल सकता, क्योंकि उस समय बहुत कोविड की वजह से बहुत डिफॉल्ट हो रहे थे, तो तभी ऑर्डिनेंस आया था। तो अभी ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि उस समय उसको हो गई बात, 2020-21 की बात है ये, और अभी चल रहा है आपका 24। तो ये इसको बस आप एक रीड दे सकते हैं कि रीड देना चाहे तो दे दें, वैसे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक रीड दे दें, बाकी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये हम स्किप करें, एक बार आप पढ़ पढ़ लीजिएगा, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा उस समय क्या हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम लिमिट ऑफ CIRP, और उसके बाद पढ़ेंगे विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन और मोरेटोरियम। मोरेटोरियम हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो टाइम लिमिट ऑफ CIRP, जो पहला सेलिएंट फीचर पढ़ा था हमने वही था, फॉर्मल एंड टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्योंकि हमारे इंडिया में टाइम बाउंड ही नहीं है, तो जिसका जब मन हो लोग सालों साल लगा देते हैं छोटे छोटे काम में। तो मतलब ये टाइम बाउंड इज अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ IBC, इसमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको सारी चीजें करनी है। तो वो टाइम फ्रेम क्या है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइम लिमिट क्या है। सेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ the code provides for the time limit within which CIRP shall be completed as envisaged in the preamble of the code. preamble में लिखा हुआ है कि ये इस समय तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। CIRP process shall be completed within a period of 180 days from the date of admission of the application to initiate such process। कितने समय में? 180 दिन में। 180 दिन में अगर मंथ में कन्वर्ट करें तो रफली 6 मंथ्स हो गए आपके। तो लिखा हुआ है कि जो CIRP है shall be completed within a period of 180 days from the date of admission of the application to initiate such process। जब से आप मतलब जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हुई है, तब से लेके 180 दिन तक CIRP कंप्लीट हो जाना चाहिए। The resolution professional shall file an application to the adjudicating authority to extend the period of CIRP beyond 180 days if instructed to do so by a resolution passed at a meeting of the committee of creditors by a vote of 66% of the voting shares। अब क्या है कि एक्सटेंशन अलाउड है, थोड़ा सा एक्सटेंशन अलाउड है। वो कितने का है वो भी पढ़ने वाले हैं आगे। ज्यादा नहीं, वो है मैक्सिमम 90 डेज का। लेकिन ये एक्सटेंशन आपको कब मिलेगा? ये तभी मिल सकता है जब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होती है, ये अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, जो IIRP का नाम दिया था उसको भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो रहा था, उसको बना दिया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो उसके बाद जो भी क्रेडिटर्स है कॉर्पोरेट डेटर के, उन सबकी एक कमेटी बना देते हैं। तो जो भी क्रेडिटर्स है उन सबकी एक कमेटी बना देते हैं, और वो कमेटी के साथ साथ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करता है। और कमेटी के जो भी डिसीजंस होते हैं वो मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो उनको गाइड भी करता है, उनको जो भी फैसले ले रहे होते हैं उनसे डिस्कशन रेजोल्यूशन प्लान्स डिस्कस होते हैं। तो मेजरली जो भी डिसीजन होते हैं कंपनी को या तो रिवाइव करने के या वाइंड अप करने के, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स लेते हैं, उसमें सारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो अगर मतलब ये राइट जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास नहीं है कि वो सीधा टाइम एक्सटेंड करा ले, जो 180 डेज से बियॉन्ड वाला टाइम है, वो तभी कर सकता है अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाए बाय कमिटी ऑफ क्रिएटर्स। उसमें भी वोटिंग होती है कि बाय अ वोट ऑफ 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। जितने भी लोगों के पास मतलब जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर्स, वो 66% वोटिंग शेयर होना चाहिए, तभी ये 180 डेज से 90 डेज और एक्सटेंड हो सकता है। और ये भी सिर्फ वन टाइम एक्सटेंशन होती है।
ये नहीं कि जब मन हो तब मतलब 66% वोटिंग शेयर का इंस्ट्रक्शन लेके आ गए कि नहीं नहीं बोला है उन्होंने तो कर दो, ऐसा नहीं होता। ये भी वन टाइम एक्सटेंशन है। तो इफ और इसके बाद भी मतलब ये एजुकेटिंग अथॉरिटी पे है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला तो एजुकेटिंग अथॉरिटी को करना ही पड़ेगा, कि नहीं नहीं उन्होंने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। इफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड the subject matter of the case is such that the CIRP cannot be completed, मतलब कुछ थोड़ा सा लंबा मामला है या कॉम्प्लिकेटेड मामला है तो CIRP नहीं कंप्लीट हो सकती 180 डेज में, तब वो बाय ऑर्डर एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ सच प्रोसेस बियॉन्ड 180 days बाय सच पीरियड एज इट थिंग्स फिट बट नॉट एक्सीडिंग 90 days। मतलब एक्सीड कर सकती है, नॉट मतलब मैक्सिमम है 90 days, हो सकता है वो 30 दिन बढ़ाए, 20 दिन बढ़ाए, 15 दिन बढ़ाए, 60 दिन बढ़ाए, लेकिन मैक्सिमम 90 days। However, CIRP shall be mandatorily completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date, including any extension of the period of CIRP granted under Section 12 and the time taken in legal proceedings related to such resolution process of the corporate affairs। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़े से तीन नंबर्स हो गए, तीन टाइम फ्रेम हो गए। एक तो 180 दिन था, 90 दिन हो गया, अब यहाँ पे 330 आ गया। तो नॉर्मली अगर आप 180 में 90 प्लस करें तो कितना हुआ, 270। 270 दिन हो गए। लेकिन इसमें तो कह रहा है कि तीन मतलब 330 डेज। ये 330 डेज कहाँ से आया? तो ये ऐसा कह रहे हैं कि मतलब देखिए, लिमिट है 180 डेज, इसके अंदर CIRP कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं होता या कुछ दिक्कत आती है तो जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इन इंस्ट्रक्टेड बाई COC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय अ वोटिंग शेयर ऑफ 56%, मतलब बाय अ वोट ऑफ 56%, तो अगर वो लोग बोले तो वो एक्सटेंशन मिल सकता है, दैट इज मैक्सिमम फॉर 90 डेज। 270 डेज हो गया ये। लेकिन मतलब ये तो चलो ठीक है, ये तो CIRP के लिए। लेकिन अब CIRP के बाद भी अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें या कुछ जैसे लीगल प्रोसीडिंग हो गई, बेचना खरीदना, मतलब कुछ बिजनेस बेचा किसी को, उससे रिलेटेड कुछ चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट होना है, कोई अग्रीमेंट होना है, तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ा काम होता है। अब देखिए, अगर 1 करोड़ का डिफॉल्ट है तो जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं जो भी कंपनी होगी वो कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी तो होगी नहीं, मतलब बड़ी कंपनी ही होगी जब 1 करोड़ का डिफॉल्ट किया उसने। तो ऐसे केस में CIRP से रिलेटेड मतलब जैसे कोई बिजनेस अब एसेट्स बेचेंगे तो जाहिर सी बात है परचेजर ढूंढना, फिर उसके साथ अग्रीमेंट करना, रजिस्ट्री कराना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये जो 330 डेज की लिमिट है, ये पूरी लिमिट है कि ओवरऑल जो भी लीगल प्रोसीडिंग है, जो भी CIRP का प्रोसेस है, वो पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 330 डेज। CIRP के लिए 180 डेज है प्लस 90 डेज एक्सटेंशन है, और 330 ओवरऑल लिमिट है। एक वो अम्ब्रेला होता है ना कि नहीं इसमें सब कुछ कवर होगा, तो ये वैसा है कि 330 डेज में पूरा CIRP along with any legal proceeding related to such resolution process वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो 330 डेज ओवरऑल लिमिट है कि 330 दिन के अंदर अंदर पूरा CIRP along with any legal proceeding in relation to the resolution process कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपकी टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट कहाँ दी हुई है? सेक्शन 12 में ऑफ द कोड, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। कर दी एप्लीकेशन, हमको नहीं समझ आ रहा है, हम वापस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आया भी था मेरे, जब हमने एग्जाम दिया था तब आया था ये कि विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, तो हमको सेक्शन भी याद था। सेक्शन में लिख कर आए थे सेक्शन 12A। ये 12 में टाइम लिमिट है और 12A में कब तक विड्रॉल कर सकते हैं। So 12A of the code allows the corporate debtor another chance to make good on the default even after the case is admitted by the adjudicating authority। मतलब वो corporate debtor को एक मौका देता है कि चलो कोई नहीं, गलती हो गई तुमसे, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर केस एक्सेप्ट हो भी है तब भी अगर तुम चाहो तो डिफॉल्ट को टू मेक गुड ऑन द डिफॉल्ट, मतलब उस डिफॉल्ट को सही कर लो। तो द adjudicating authority may allow the withdrawal of application under section 7। सेक्शन 7 में कौन था? कौन था? फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन 9 में ऑपरेशनल, और सेक्शन 10 में खुद ही था वो। ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ द COC इन द स्पेसिफाइड मैनर। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में 90% वोटिंग शेयर है जिसके पास, या मतलब जितने लोग के पास, अगर वो लोग अप्रूव कर दें कि हाँ ठीक है विड्रॉल करा दो, तो उस केस में
एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो एप्लीकेशन को, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसको विड्रॉ करने दे सकती है। तो अगेन इट इज अप टू, मतलब जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटी उसके ऊपर है कि इट मे अलाउ और इट मे नॉट अलाउ। लेकिन उसके लिए अलाउ करने के लिए भी क्या क्या कंडीशन है, तो सीओसी के पास 90% वोटिंग शेयर है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस आपका मन किया तो हम ले रहे हैं केस वापस, ऐसा नहीं है। जो भी सीओसी है, सीओसी मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर, तो 90% वोटिंग शेयर से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। तो ये था हमारा विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। अब जैसे कि 1 लाख, मतलब 1 लाख तो नहीं, जैसे 1 करोड़ या 2 करोड़ का, मतलब क्रेडिटर, 2 करोड़ के क्रेडिटर्स हैं आपके पास, 2 करोड़ का लोन ले रखा है 2 करोड़ के क्रेडिटर से। तो 2 करोड़ में 90%, यानी जिनके पास 1 करोड़ 80 लाख का क्रेडिट है, जिन्होंने दे रखा है, उनका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो। विड्रॉल करने के लिए 90%, और अगर आपको एक्सटेंशन कराना है तो 66%। हाँ, तो ये था। टाइम लिमिट पढ़ा हम लोगों ने, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन पढ़ा, इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। उनको एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या फर्निश करना पड़ेगा, उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी या चेक करेगी, रिजेक्ट करेगी तो 7 दिन का टाइम देगी रेक्टिफाई करने के लिए एप्लीकेशन। और उसके बाद या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट, अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करती है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो बता देगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोरेटोरियम पढ़ेंगे और इसके आगे बाकी का सारा पढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक आप लोग ये अभी तक का रिवाइज कर ले। चैप्टर इजी ही है, हमें लगता है, तो डिफिकल्ट तो नहीं लगना चाहिए। जैसा वो बताइएगा, थोड़ा सा फीडबैक मिलता है तो आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, पढ़ाई करें।